तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, चैप्टर नंबर 4 ऑफ JIGL। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या होता है बात करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, चैप्टर नंबर 4। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है बेसिकली ये किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया है गवर्नमेंट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, पावर्स को इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शनल हेड्स हैं, उनकी क्या क्या पावर होंगी, उनकी क्या क्या फंक्शंस होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो हम अलग अलग जो दो डेफिनेशन, जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है दो, उनको रेफर करेंगे। और क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन? एक डेफिनेशन दी है अल्बर्ट वैन डिके ने। अल्बर्ट वैन डिके और एक डेफिनेशन दी है इवियोर जेंगिंस। एक डेफिनेशन दी है व्योर जेनिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अल्बर्ट वैन डिके ने क्या डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। जो ये अल्बर्ट वैन डिके हैं, ये एक स्कॉलर थे, मतलब ब्रिटिश स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े शोधकर्ता थे ब्रिटिश के। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट टू द पोर्शन ऑफ नेशन इज लीगल सिस्टम। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये किससे रिलेट करता है? रिलेट टू द नेशन इज, किसी देश के लीगल सिस्टम से जुड़ा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। समझ आ गई? क्लियर है? जो कि डिटरमाइन करता है लीगल स्टेटस, लाइबिलिटीज, पावर, राइट, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है क्या? लीगल स्टेटस, लाइबिलिटीज, फंक्शंस, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पावर क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इट डिफाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल इन देयर डीलिंग विद पब्लिक ऑफिशियल्स। ये भी बता के चलता है कि भाई एक प्राइवेट इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, उनकी राइट, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी जब एक पब्लिक ऑफिशियल्स के पास आप डील करोगे। एंड विच स्पेसिफाई द प्रोसीजर बाय विच दूज राइट लाइबिलिटी आर एनफोर्स। तो ये कहने चाह रहा है, अल्बर्ट वैन डिके बोलता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये एक राष्ट्र के, एक नेशन के लीगल सिस्टम से जुड़ा होता है। ये एक लीगल स्टेटस को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। ये एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जो लाइबिलिटीज हैं उनको क्या करता है? डिटरमाइन करता है।
एक राइट और लाइबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है। ये बता के चलता है कि किस तरह से डीलिंग एक पब्लिक ऑफिसर के साथ डीलिंग करते टाइम एक प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट क्या होंगे और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर बता के चलता है कि किस तरह से हम इन राइट को, इन लाइबिलिटी को इन्फोर्स कर सकते हैं। समझ आ गई अल्बर्ट वैन डीके की डेफिनेशन? कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। डीकेस की डेफिनेशन के अंदर किसी का कोई डाउट? आगे बढ़े? जी सर। आगे बढ़े। अब बात आती है ईवियोर जेंकिंस। ईवियोर जेंकिंस क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये किससे रिलेटेड है? लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से रिलेटेड जो भी लॉ बना हुआ है। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो प्रशासनिक अथॉरिटी है उनकी ड्यूटी क्या होंगी, उनके पावर क्या होंगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। जो ये होते हैं ना डीसी, है ना, जो प्रशासन के अंदर कवर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, डीसी वगैरह, जो कानून व्यवस्था को पूरी वो मेंटेन करते हैं, तो उसमें इनकी पावर क्या होंगी, इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सारे का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो डिटरमाइन करता है। द फॉर्मुलेशन इज टू ब्रॉड एंड जनरल as it does not differentiate between the administrative and constitutional law. ये कहना चाह रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं करता। इट इज टू जनरल। इट एक्सक्लूड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ड्यूटी। और ये एक्सक्लूड करता है कि किस तरह से कोई पर्सन अपनी पावर को और ड्यूटी को कोई ऑफिशियल एक्सरसाइज करेगा। तो मतलब बेसिकली ईवियर जेंकिंस कहता है कि ये लॉ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्रशासन से रिलेटेड है। तो ये सिर्फ प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर, ड्यूटी और ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होगा उसको डिटरमाइन करता है। समझ आ गई? क्लियर है? दोनों की डेफिनेशन में जी कोई सर। समझ आ गई? कोई डाउट किसी का? जी सर ये लाइन क्या बता रहा है? इट एक्सक्लूड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ड्यूटीज। जैसे एल्बर्ट वैन डिके की डेफिनेशन में बोला कि भाई किस तरह से राइट और लाइबिलिटीज को एनफोर्स किया जाएगा उसका प्रोसीजर बताता है ये लोग। लेकिन ईवियर जेंकिंस कहता है कि भाई ये किसी तरह से कोई मैनर नहीं बताता, ये कोई प्रोसीजर नहीं बताता कि किस तरह से पावर और ड्यूटी को एक्सरसाइज किया जाए। ये सिर्फ पावर और ड्यूटीज बताता है, लेकिन उनको एक्सरसाइज किए कैसे किया जाएगा वो नहीं बताता। वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर, क्लियर है। द एरिया, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप। स्कोप, द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड। बहुत बड़ा स्कोप है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का। द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट। एम्बेड्स का मतलब होता है इंक्लूड, इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट विद इन इट इज एम्बिट। और अब इसके स्कोप में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर पॉलिसीज, इट मेक पॉलिसीज। दूसरा, इट एग्जीक्यूट, एडमिनिस्टर एंड एडजुकेट द लॉ। ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, एडमिनिस्टर करता है, एडजुडिकेट करता है किसको? लॉ को। लॉ को ये एग्जीक्यूट करता है, लॉ को ये एडमिनिस्टर करता है, एडजुडिकेट करता है। तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा, ये तीसरा। इट एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव पावर। जो लीगल पावर है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लीगल पावर, ये एक्सरसाइज करता है लीगल पावर को। ये रूल इशू करता है, बायलॉस इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है जर्नल नेचर के। समझ आ गई? तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? पॉलिसी बनाता है, लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करता है, लॉ को एडजुडिकेट करता है, लीगल पावर एक्सरसाइज करता है, इशू करता है रूल्स, इशू करता है बायलॉस। बायलॉस होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। फिर एजुकेटेड क्या होता है? क्या कह रहे हो?
तो ये सेकंड पॉइंट में एडजुडिकेटेड क्या है? एडजुडिकेट का मतलब होता है सुनवाई करना, लॉ की सुनवाई। ठीक एडजुडिकेट है सर। मतलब जैसे एडजुडिकेशन क्या होता है भाई, सुनवाई, कोई मुद्दे की सुनवाई करना। कोर्ट के अंदर जो एडजुडिकेशन की प्रोसेस होती है कि भाई पहले तो एग्जीक्यूट करेगा ये लोग। जजमेंट। हाँ, जजमेंट है। जजमेंट अलग होती है, एडजुडिकेशन होता है प्रॉपर सुनवाई। जजमेंट तो क्या होती है, सुनवाई करने के बाद जो भी डिसीजन होता है कोर्ट का, वो जजमेंट होती है एक तरह से, है ना। लेकिन जी सर। एडजुडिकेशन का मतलब होता है प्रॉपर पार्टीज जी को सर। एडजुडिकेट करना, सुनना, लॉ की प्रॉपर एडजुडिकेशन करना कि अगर किसी ने कोई कुछ किया है, किसी ने डिफॉल्ट किया है, तो उसको प्रॉपर कोर्ट के थ्रू एडजुडिकेट करना, केस मुकदमे चलाना। क्लियर है? ठीक है। जी सर। अब आता है सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कहाँ से बना है, बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं यहीं तक करवाऊंगा इसको, पर इसको सुनना बड़े ध्यान से। सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ एडजुडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारा जी सर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट अभी के लिए हमें इसमें पूरा सोर्स के बारे में बात करेंगे, चाहे हमें इसकी क्लास थोड़ी लेंथी लेनी पड़े, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे कि इसको ख़त्म करेंगे चैप्टर को। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पहले ओके पढ़ाऊँ सर। आपको। हाँ जी ठीक है। हाँ, तो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सोर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, कहाँ कहाँ से लॉ बना है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये कहाँ कहाँ से बना है। पहला लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में से ये बना है पहला। दूसरा कहाँ से बना है, किसी एक्ट से डिराइव हुआ है या स्टैट्यूट से बना है। तीसरा ऑर्डिनेंस से बना है, ऑर्डिनेंस या किसी नोटिफिकेशन या किसी सर्कुलर से। ऑर्डिनेंस किसी डायरेक्शन, किसी नोटिफिकेशन या सर्कुलर। और आगे आता है और कहाँ कहाँ से मिलके बना है ये, और मिला है जुडिशियल डिसीजन। कोई भी चीज़ अगर बनती है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के लिए नहीं है, ये सारे जर्नल लॉ के लिए है। जर्नल लॉ इस तरह से ही बनते हैं। लॉ जब बनता है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, या प्रॉपरली एक्ट या स्टैट्यूट से डिराइव होता है, या किसी ऑर्डिनेंस या डायरेक्शन नोटिफिकेशन से बनता है, या किसी जुडिशियल डिसीजन से बनता है। तो पहला सोर्स यहाँ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहाँ से बना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है, सबसे प्राइमरी सोर्स जो है, जो फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बने थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं हमारे। प्राइमरी सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 73 of the constitution provide that the executive power of the union shall extend to the matter with respect to which parliament has power to make law। आर्टिकल 73 के अंदर यूनियन के पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर है कि भाई वो किसी भी मैटर, जो कि आपके किसी भी मैटर में जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, उस मैटर से रिलेटेड कोई भी लॉ यूनियन बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तो आर्टिकल 73 के अंदर किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जो पावर है
पार्लियामेंट के पास है यूनियन लिस्ट के अंदर। समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. उसके बाद क्या है, सिमिलर पावर आर प्रोवाइडेड टू स्टेट अंडर द आर्टिकल 62, और सिमिलर पावर आर्टिकल 62 के अंदर स्टेट को दे रखी है कि भाई आर्टिकल 73 में किसके पास है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल पार्लियामेंट के गवर्नमेंट। पास। जी सर। और 62 में किसके पास है पावर, स्टेट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इनके पास क्या है, पावर है। स्टेट को अगर कोई पावर मिलती है तो वो आर्टिकल 62 से मिलती है, सेंटर को अगर कोई पावर मिलती है तो वो 73 से मिलती है, जहाँ पर उनके पास लॉ बनाने की पावर है। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो प्राइमरी सोर्स था वो कॉन्स्टिट्यूशन था। अपने अपने स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंगली बना सकती है। और दूसरा, यूनियन को अगर बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है, पार्लियामेंट को बनाना है, तो वो एज पर आर्टिकल 73 के अकॉर्डिंगली बना सकती है। Constitution has not recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity. The Constitution has included tribunal, public sector, and government liability, which are important aspect of administrative law. ये कहना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्लूड, किन किन को इंक्लूड करता है, ट्रिब्यूनल को भी इंक्लूड करता है, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट लाइबिलिटी को भी इंक्लूड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। तो पहला प्राइमरी सोर्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनने का, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना रही है तो वो आर्टिकल 73 के अकॉर्डिंगली बना सकती है। और दूसरा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो आर्टिकल 62 के अंदर बना सकती है। और आर्टिकल फोकस ट्रिब्यूनल, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट लाइबिलिटी पर भी करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ। जी सर। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं ठीक है। एक्ट और स्टैट्यूट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्ट पास कर सकती है। Act passed by the center या state government for the maintenance of peace, order, tax collection, economic, social growth, empower the administrative organ to carry on various tasks necessary for the peace. ये कहना चाह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट देश में या स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स को मजबूत बनाने के लिए कोई भी एक्ट बना सकती है। दीज एक्ट लिस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्ट क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं कि इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रशासन की। उनकी पावर को लिमिट करते हैं कि इनकी पावर क्या क्या होगी, सर्टेन मैटर में इनकी पावर क्या क्या होगी, है ना। और प्रोवाइड करते हैं ग्रीवेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर पीपल अफेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। कई बार प्रशासन एक्शन ऐसे ऐसे एक्शन ले लेता है जिसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर पब्लिक को कोई शिकायत है प्रशासन के खिलाफ तो क्या हो सकता है, तो प्रशासन को अगर कोई क्या है ग्रीवेंसीज है तो वो क्या कर सकता है, अपना कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन लिए एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा क्या बना रखा है, कंप्लेंट फाइल करने का मैकेनिज्म बना रखा सर ये ग्रीवेंस क्या है? है। ग्रीवेंसीज होती हैं कंप्लेंट्स। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो उनको रिड्रेस का मतलब होता है रिजोल्यूशन। कंप्लेंट को रिजोल्व करने का भी मैकेनिज्म इन एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बताती है। समझ आ गई? तो पहला यस सोर्स सर। है ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सोर्स है कोई भी एक्ट बना सकते हैं, तीसरा है ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। इसके बारे में बात करते हैं।
अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इनके बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर क्या है? ऑर्डिनेंस आर इशू व्हेन देयर आर अनफोर्सिन डेवलपमेंट एंड द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, देयरफॉर कैन नॉट मेक लॉ। लॉ हमेशा कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव, या तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर अगर आपकी सेंटर है तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सेशन होते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन, है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि रोज की रोज लोकसभा बैठती है या राज्यसभा की वो सभाएं बैठती हैं, रोज थोड़ी बैठती है। रोज बैठती है क्या? जब सेशन में No, होती sir. है तभी बैठती है। तो कई बार क्या हो जाता है, इमरजेंसी पर्पस के लिए कोई लॉ बनाना पड़ता है। जब क्या होता है, जब सेशन, मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जैसे अभी है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो अगर एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में एकदम से कोई चीज बनानी पड़ी तो उसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस, उसके लिए क्या पास किया जाता है? ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किसके पास होती है? ऑर्डिनेंस पास करने की पावर, अगर ऑर्डिनेंस पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करना है तो प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर एक स्टेट में पर्टिकुलरली एप्लीकेबल करना है, अगर ऑर्डिनेंस एक स्टेट के लिए बनाया गया है तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नर होता है उसके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर, है ना। समझ आ गई? तो ऐसी सिचुएशंस में ऑर्डिनेंस भी इशू किए जाते हैं जब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगी और वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं है। लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट से है या स्टेट लेजिस्लेचर से है। समझ आ गई? क्लियर है? ऑर्डिनेंस Yes, जो Yes, sir. होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया जाता है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी एकदम अराइज होगी और ये वो लॉ बनाना बहुत, उस टाइम पे कोई ऑर्डर पास करना बहुत ज़रूरी था, वो लॉ बनाना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं इंडिया लेवल पे, वो बनाते हैं, वो इशू करते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? sir. तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाना पड़ा और मान लो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस भी इशू किया जा सकता है, वहाँ से भी, वो भी एक सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनने का। और लास्ट है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन, जुडिशरी जो है वो फाइनल क्या है, सोर्स है। जुडिशरी जो है वो फाइनल क्या है, सोर्स है। कई बार क्या होता है, जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिटर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन द सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेटर। अगर क्या है कि कोई डिस्प्यूट हुआ गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और वो केस कोर्ट के पास चल गया और ऐसा कोई बड़ा केस था जिसमें काफ़ी बहुत बड़ा केस था और उस मुद्दे पे मान लो कोई जजमेंट आई बहुत बड़ी, वो एक लैंडमार्क जजमेंट बन गई और वो लैंडमार्क जजमेंट सबके लिए एप्लीकेबल हो गई। कोई कोर्ट का डिसीजन था और वो कोर्ट का डिसीजन जो है सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया, तो वो कोर्ट का डिसीजन भी क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो आपके ये 4 सोर्स हैं लॉ के, ये आपको पढ़ने हैं। एक बार इतना आप पढ़ो जो भी हुआ। नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आज इतना ही मैं करूँगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा कराऊँगा तो हैवी ना लगे आपको। लेकिन एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लो तो सो दैट कि आपको कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, फिर मैं इसको एकदम से नेक्स्ट क्लास में